तो देखिए यूपी टेट की बस परीक्षा आने ही वाली है। हमारे भाई बंधु, हमारे जो मास्टर साहब लोग जो तैयारी कर रहे होंगे, पिछले 6 महीने में जो तैयारी नहीं हो पाई होगी मैथ की, इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, एग्ज़ाम में हम अपना मैथ में टाइम बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? कि मैं आपको कुछ इस वीडियो में बताऊँगा ट्रिक्स, जिससे कि आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। कैसा जैसे 4 ऑप्शन हैं, 4 में से 2 ऑप्शन हम लोग ने काट दिए। अब इन दोनों में कौन-सा हो सकता है? तो इस तरह से मैथ के पेपर में कैसे सॉल्व करना है हम लोग देखते हैं। पिछले 6 महीने की तैयारी अगर की है आप लोग ने, अच्छे से तैयारी की है, फिर भी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम के, मान लीजिए 10th क्लास के बोर्ड का भी बच्चा है और अगर वो पिछले साल के पेपर लगा के नहीं जा रहा है बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो समझिए कि उसकी तैयारी अधूरी है। तो आने वाले जितने भी दिन बाकी हैं, 8-9 दिन बाकी हैं, हर दिन हम लोग एक पेपर लगाएँगे और मैथ के जो 30 सवाल आते हैं, उन 30 सवाल को आसानी के साथ कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे और एग्ज़ाम में अपना टाइम बचा सकेंगे। जिससे कि दूसरे जो पार्ट हैं हमारे, चाइल्ड पेडागोजी है और आपका सब्जेक्टिव होगा, तो उसमें आप अपना टाइम बचा के कर सकते हैं। अभी मेरे सामने जो पेपर है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता यूपी टेट का है, 2021 में परीक्षा निरस्त हो गई थी। लेकिन फिर भी हमारे सामने पेपर तो आया था, तो पेपर को हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। तो चलिए चलते हैं, मैथ की ये ओरिजिनल पेपर है और देखिए मैथ में जो सवाल आते हैं उसमें हम सीधे चलते हैं, क्योंकि ये जो है वीडियो मैथ के लिए है, तो सीधे मैथ पे चलते हैं हम लोग। देखिए पूरा पेपर है मेरे पास और उसमें मैथ के पोर्शन में चलते हैं। देखिए पूरा पेपर है, मैथ के पोर्शन जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे टिप्स और ट्रिक्स का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे आसानी के साथ हम लोग मैथ के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऑप्शन का सहारा लेके हम लोग देख लेंगे। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं फिर। पहला क्वेश्चन जो है, हाँ, ये देखिए हिंदी में एक्सप्लेनेशन होगा हमारे मास्टर साहब लोग के लिए। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, यदि 15 मज़दूर एक सड़क को 48 घंटे में बनाते हैं, ठीक? तो 48 घंटे में बनाते हैं 15 मज़दूर, तो उसी काम को 30 घंटे में करने के लिए कितने मज़दूरों की आवश्यकता? काम सेम है, तो एम से मज़दूर, टी से टाइम। M1 पहले मज़दूर कितने हैं और पहले में टाइम कितना लगा, बराबर, काम सेम है इसलिए बराबर, M2 दूसरे में मज़दूर कितने और टाइम कितना। तो जो जिस चीज़ का मान दिया हो वहाँ-वहाँ रख देते हैं। 15 मज़दूर एक सड़क को 48 घंटे में बनाते, तो पहले मज़दूर कितने थे, 15, और कितने घंटे में, 48 घंटे में। आगे क्या पूछा है, तो उसी काम को 30 घंटे में करने के लिए कितने मज़दूरों की, मतलब मज़दूरों की संख्या पूछा है, तो हमको एम नहीं पता है कितने मज़दूर होंगे, टाइम पता है 30 घंटे। अब आपको पता है M2 का मान निकालना है, तो जो बराबर के इधर गुणे में होता है, दूसरी तरफ जाता है तो बटे में हो जाता है, ये नियम है। एक कक्षा 6 में आप लोग ने सीखा होगा, ठीक? बटे में 30, बराबर में क्या बचेगा, M2, क्योंकि ये गुणे में था, बटे में चला जाए, 15 एकम 15 दूना 30 और ये सीधे-सीधे आ गया 24, 24 मज़दूर। इसका मतलब बी ऑप्शन सही है। देखिए 30 सेकंड भी नहीं लगा होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप लोग ध्यान रखिए, जब काम सेम हो तो इस तरह से आप समीकरण बना लीजिए कि M1 इंटू T1 मतलब मज़दूर गुणे समय बराबर मज़दूर गुणे समय, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन क्या है, वो न्यूनतम अंक जिसके लिए संख्या 32 4x से विभाज्य हो। सबसे पहले विभाज्य का क्या मतलब होता है? विभाज्य का मतलब होता है, बहुत सारे मास्टर साहब लोग को अगर नहीं पता है तो वो भी देख लेते हैं। विभाज्य मतलब जैसे मान लीजिए 25 है, 25 को कोई पूछ रहा है कि क्या 5 से विभाज्य है, तो 5 से भाग देके देखिए, अगर पूरा-पूरा कट जा रहा है मतलब शेषफल नहीं बच रहा है, तो ये हाँ 25 5 से विभाज्य है। पूछे क्या 25 4 से विभाज्य है, तो भाग करके देखिए क्या पूरा-पूरा कट जाएगा? नहीं, 4 छंग 24, एक शेषफल बच जाएगा, मतलब 25 4 से विभाज्य नहीं है। विभाज्य मतलब क्या? भाग देने पे पूरा-पूरा कट जाए, शेषफल ना बचे। अब 11 से विभाज्य है, एक तो ये चाह रहा है कि आप लोग छोटे से छोटे संख्या पता करना है, तो 6 को यहाँ रख के देखिए x की जगह पे, फिर 11 से भाग दीजिए, फिर 5 को यहाँ पे रख के देखिए, फिर 11 से भाग दीजिए, और संख्या बड़ी है, टाइम ज़्यादा लगेगा चेक करने में, लगभग 1-2 मिनट चला जाएगा। अगर हर x की जगह पे 5 रखेंगे, फिर 11 से भाग देंगे, फिर 8 रखेंगे, फिर 11 से भाग देंगे, 3 रखेंगे, फिर 11 से भाग देंगे, तो टाइम बहुत लग जाएगा। इसके लिए 11 से विभाज्यता का आप लोग को नियम पता होना चाहिए। 11 से विभाज्यता का नियम क्या है? जैसे ये जो संख्या है, ये ऑड, ऑड मतलब विषम, विषम स्थान है, क्योंकि ये पहले स्थान पर है। 1 3 5 7 ये विषम होता है, 2 4 6 8 ये सम होता है। तो 11 से विभाज्य जो होता है, सबसे पहले निकाल लेते हैं विषम स्थान का सम। विषम स्थान पर जो जो गिनती है, 2 है, 3 है,
4 है और फिर 3 है। तो ये विषम स्थान है ना, पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां। तो 3 4 3 2, 3 4 3 2। आइए यहाँ पे करते हैं। 11 से विभाज्य विषम संख्या की इस 3 4 3 2, 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया? 3 3 6 2 8 4 12 हो गया, 12। और सम स्थान की संख्याओं का योग, सम स्थान कौन कौन से हैं? देखिए, सम स्थान है ये 4 क्योंकि दूसरे स्थान पर है, फिर ये x है, फिर ये 2 है। तो सम स्थान 4 और 2 6, 6 हो गया। और x जैसे ये हो गया 4 प्लस एक्स प्लस 2। किसी भी अक्षर में गिनती नहीं जुड़ सकती है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस एक्स। अब 11 से विभाजित होने के लिए ये नियम आप लोग याद कर लीजिएगा। विषम स्थान की संख्याओं का योग और माइनस सम स्थान की संख्याओं का योग इसके बराबर होना चाहिए 0। तो विषम स्थान की संख्याओं का योग है 12, यहाँ पे लिख देते हैं 12, माइनस सम स्थान की संख्याओं का योग 6 प्लस एक्स है। तो बराबर कितना होना चाहिए 11 से विभाज्य होने के लिए? 0। ये देखिए नियम लिखा है, विषम स्थान की संख्या का योग माइनस सम स्थान की संख्या का योग कितना होना चाहिए? 0। अब हमको x का मान निकालना था जो सवाल में पूछा था। तो 12 माइनस 6 और ये ब्रैकेट जब खुलेगा तो माइनस 6 बराबर 0। तो 12 में से 6 गया, कितना हो गया? 12 में से 6 गया मास्टर साहब 6 माइनस एक्स बराबर 0। तो यहाँ से कितना आ गया? माइनस एक्स बराबर माइनस 6। तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। देखिए x की जगह पे आप अगर 6 रख देंगे तो ये संख्या पूरी पूरी 11 से विभाज्य हो जाएगी। आप लोग विभाज्यता का नियम देख के जाइए, हो सकता है इस साल पेपर में आ जाए 9 से विभाज्य, 6 से विभाज्य, 7 से विभाज्य। तो आप लोग पेपर के लिए विभाज्यता का नियम जरूर देख कर जाइए, आप लोग को समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है जो 93 है? एक वृत्त और उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात। एक देखिए ये हमारे पास एक वृत्त बना है, एक वृत्त बना है और इस वृत्त में जो बड़े से बड़ा वर्ग बनाया जा सकता है उसका एरिया और वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो मान लीजिए जो वृत्त बना है, वृत्त त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो मान लीजिए ये है r, और जो बड़े से बड़ा वर्ग बनाया जा सकता है उसकी भुजा हम लोग मान लेते हैं, ये पूरी भुजा जो वर्ग है इसका कितना है? a। तो ठीक है, ये r है इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये r है, तो ये भी कितना हो जाएगा? r ही तो होगा। ठीक, तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या को हम लोग क्या मान लेते हैं? r, और वर्ग की भुजा को क्या मान लेते हैं? a। अब देखिए विकर्ण क्या होता है? विकर्ण, विकर्ण क्या होता है? जो वर्ग होता है, वर्ग के कोने से कोने को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं? विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण हमेशा, अगर भुजा a है, ये मान लीजिए एक वर्ग है और इसकी भुजा a है, और तो वर्ग है तो सारी भुजाएं बराबर होंगी। विकर्ण, कोने से कोने को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं? विकर्ण। और ये सॉल्व करने से पाइथागोरस एक नियम होता है, उस नियम से सॉल्व करने से कितना आता है? √2a, √2a। तो विकर्ण कितना हो गया? √2a। ये तो फॉर्मूले के तरीके से भी आप लोग याद रख सकते हैं, आगे काम आएगा कि वर्ग का विकर्ण कितना होता है? √2a, और a क्या है? वर्ग की भुजा। तो अभी देखिए विकर्ण की लंबाई कितनी है? ये r और प्लस r कितना हो गया? 2r, 2r बराबर √2। तो यहाँ से हम लोग a निकाल लेते हैं, भुजा कितनी आ जाएगी? ये कैसे हुआ सॉल्व? a, जैसे मान लीजिए √2a बराबर 2r है, तो a निकालना है यहाँ से a। तो इस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √2 गुणे √2। मैथ पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा, ये अपॉन में √2। तो √2 से √2 कट गया, a बराबर कितना आ गया? a बराबर आ गया हमारा √2r। देखिए a बराबर कितना आ गया? √2r। अब क्या करेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग को पता है क्या होता है? a स्क्वायर, a स्क्वायर। तो a है हमारा कितना? √2r है। तो जब इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर, तो √2r का स्क्वायर हो जाएगा, यही हमारा वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब ये स्क्वायर इस √2 पे भी लगा है, r पे भी लगा है। जब किसी भी रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो अंदर वाली गिनती बचती है, तो खाली क्या बचेगा? 2, और ये r पे स्क्वायर लगेगा तो r स्क्वायर। तो वर्ग का तो क्षेत्रफल हो गया कितना? लिख देते हैं बटे में 2r स्क्वायर। ठीक,
और आप लोग को पता होना चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, आप लोग ये याद रख लीजिए, बराबर पाई आर स्क्वायर। और आर पाई आर स्क्वायर मतलब कि आर क्या है, उसकी त्रिज्या है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे रख देते हैं पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें तो कोई छेड़छाड़ की नहीं गई है। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। पाई का मान देखें ऑप्शन किस में आ रहा है, पाई में आ रहा है। अच्छा, ये इस तरह का आंसर आ रहा है, अधिकतम बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाँ ठीक, तो इसका आंसर हम लोग लिख देते हैं, पाई बटा दो आ रहा है हमारा, पाई बटा दो। ठीक, पाई बटा दो आ रहा है हमारा यहाँ पर, तो पाई बटा दो, पाई बटा दो। तो अब देखिए ऑप्शन बड़ा अजीब गरीब दिया है। ऑप्शन में क्या दिया है, प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, वृत्त की त्रिज्या के समानुपाती होता है। मतलब ये जो अनुपात है अधिकतम बड़े से वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात, ये हम लोग ने क्षेत्रफल का अनुपात निकाला है, किसके समानुपाती होता है। ये तो आया ही नहीं, जो अनुपात आया है उसमें कहीं आर का जिक्र ही नहीं है। ठीक, खाली पाई बटा दो बचा है। तो वृत्त पर निर्भर नहीं करता, वर्ग की भुजा के समानुपाती होता है, वर्ग के विकर्ण के बराबर होता है, कुछ आया ही नहीं, खाली यही है, वृत्त पर निर्भर ही नहीं करता। जो वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल है, इसका अनुपात में खाली क्या आ रहा है, पाई बटा दो आ रहा है, ना आर आ रहा है ना ए आ रहा है। इसका मतलब ये किसी पर निर्भर ही नहीं करता। इसका मतलब ऑप्शन जो है वो बी सही है, वृत्त पर निर्भर ही नहीं करता। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आर आया था पाई आर स्क्वायर, लेकिन देखिए आर से आर कट गया, तो खाली क्या बचा, पाई बटा दो। इसमें कहीं आर आया ही नहीं है, तो वृत्त पे निर्भर ही नहीं करता इसका जो अनुपात है। ठीक, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बस 1 मिनट दे दीजिए मास्टर साहब, लैपटॉप का चार्जर लगा देते हैं, फिर हम लोग आते हैं, बस 1 मिनट के लिए। हाँ, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। उम्मीद है कि ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल जो लिखते हैं 102.7 लिखा है को P बटा Q के न्यूनतम रूप में व्यक्त किया जाए तो Q क्या होगा। P बटा Q मतलब 102.7 लिखा है, इसको बटे अंश और हर के रूप में लिखना है। तो बटे लगा दीजिए, पॉइंट हटाइए, तो यहाँ पे पॉइंट हटता है, तो पॉइंट के बाद एक गिनती है, तो पॉइंट हटाया तो लिखा 1, और एक गिनती है तो कितने जीरो, एक जीरो। तो ये क्या बन गया, 1027 बटे में कितना, 10। तो अगर इसको पी बटा क्यू के फॉर्म में माने तो क्यू का मान कितना हो गया, 10। तो देखिए ऑप्शन बी जो है क्यू कितना हो गया, 10। तो इस तरह से आप लोग लगा सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या होता है। तो अगला जो सवाल है हमारा हाँ ठीक, ये ब्याज से रिलेटेड है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए किस तरह से सॉल्व होगा। माफ करिएगा, 600 रुपये साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 720 हो जाता है। मतलब 600 रुपया साधारण ब्याज की दर से 4 साल जमा किया तो 720 रुपया हो गया। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया जाए तो धन कितना होगा। सबसे पहले तो 600 रुपया 4 साल में 720 हो गया, तो कै रुपया ब्याज बना और किस रेट से, किस दर से बना, ये निकालना पड़ेगा। तो समझ लीजिए हम लोग 600 रुपया, तो इंटरेस्ट कितना बना, 720 में से जितना बना 4 साल में, वो जितना जमा किया था मूलधन था 600, कितना हो गया, 120 रुपया हो गया, 120 रुपया हो गया। 4 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 120 रुपया। ठीक, अब हम लोग एक फॉर्मूला आपको पता होगा, साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट इंग्लिश में कहते हैं, मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं P,
मूलधन गुणे दर मतलब रेट गुणे टी मतलब टाइम, मूलधन गुणे दर गुणे समय, बटे में क्या होता है 100। तो यहाँ पे मान रख देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना क्या है, देखिए मूलधन पता है 600 रुपया, इंटरेस्ट कितना हुआ मतलब उस पर ब्याज कितना बना 120 रुपया, और समय भी पता है 4 वर्ष। तो क्या निकाल लेंगे यहाँ से, दर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एसआई की जगह पे 120 बराबर मूलधन कितना था 600 रुपया, और दर निकालना है, समय कितना था 4 साल, और बटे में क्या लिख देंगे 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 4 गुणे में इधर आएगा तो बटे में 120/4। तो मतलब कितना हो जाएगा अच्छा ये अभी 6 भी तो है, 6 चौक 24, 120/6 चौक 24 बराबर आर। तो ये कटेगा क्या, 12 दूना 24 और 12 दहम 120, 2 एकम 2 पंचे 10। आर बराबर कितना आ गया 5% आ गया, आर बराबर 5%। ठीक, मतलब ये जो सिस्टम दिया है 4 वर्ष में 720 रुपया हो गया, किस रेट से बढ़ा 5% की रेट से बढ़ा। अब ब्याज की माफ करिए, ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया जाए, तो 5% था, 2% बढ़ा देंगे तो कितना होगा 7%। तो अब इंटरेस्ट कितना बन जाएगा वही 4 साल में। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोग जान गए, मूलधन गुणे दर गुणे समय। मूलधन था 600 रुपया, दर हो गई कितनी 7%, और समय कितना हो गया 4 साल, बटे में क्या 100। तो अब देखिए 2 जीरो यहाँ से उड़ा दीजिए, 2 जीरो यहाँ से उड़ा दीजिए, कितना बना 6 सते 42, 7 चौक 28, 42 इंटू 4, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 168 रुपया बना, 168 रुपया। तो ये धन कितना होगा, मतलब 600 प्लस 168, 600 प्लस 168, जो 720 मिला था, अगर रेट 7% कर दिया जाता तो कितना रुपया मिलता, 8 6 7 768 रुपया मिलता। ऑप्शन जो बी है वो सही है, 768 रुपया। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोग को। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, इस तरह के क्वेश्चन अभी और इसी पेपर में मिल सकते हैं, तो फॉर्मूला याद रखिए। देखिए फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, पिछले सवाल में आपने फॉर्मूला सीखा, इस सवाल में फॉर्मूला सीखा, पिछले सवाल में वृत्त का, वर्ग का, और इसमें देखिए। अब आइए अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। अच्छा अच्छा, कौन सा सही नहीं है, आइए। तो सही नहीं है, तो दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है। मतलब पूर्णांक मतलब क्या, जैसे 5 7 420 510 302, ये सब क्या है पूर्णांक है, पूरे पूरे अंक हैं जिसमें दशमलव का कोई सिस्टम नहीं हो। जैसे आप कक्षा 5 पास हुए तो कक्षा 6 में गए, 6 में पास हुए तो 7 में गए, ऐसा तो है नहीं कि 5 में पास हुए 5.5 में चले गए, 6 में पास हुए तो 6.5 में चले, ऐसा तो नहीं है। ये तो पूर्णांक नहीं, 5 6 7 जो पूरे पूरे अंक हो, तो दो पूरे पूरे अंक को अगर जोड़ा जाएगा तो जाहिर सी बात है, जैसे 5 + 8 तो कितना आएगा 13 ही आएगा। जब दशमलव कोई सिस्टम ही नहीं है तो पूरा पूरा आएगा, तो मतलब ये सही है। कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है वो हमारा सही ऑप्शन है। इन 4 स्टेटमेंट में जो गलत लिखा है वो हमारा ऑप्शन है। ये नहीं कि आप सही वाला देखें, अरे ये तो सही है पेपर में गलत कैसे, ऐसा नहीं है। ठीक, तो ये वाला तो ऑप्शन सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। दो परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होता है, और फिर क्या दिया, दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या होता है। और ये क्या लिखा है, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग एक प्राकृतिक संख्या, ये भी सही है। जैसे मान लो 5.2 प्लस 0.8 ऐड किए, तो कोई भी नंबर है प्राकृतिक संख्या है, उसको ऐड करेंगे तो कोई नंबर ही आएगा, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। मतलब इन दोनों में से कोई हमारा आंसर है। अब सबसे पहले एक अपरिमेय या परिमेय संख्या हो सकता है। ठीक, सबसे पहले परिमेय संख्या आप लोग शॉर्ट में जानिए क्या होता है, जो रूट के अंदर लिखा है आप लोग ये समझिए कि वो परिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए 2√5 लिखा है प्लस 3√5 लिखा है, ये दोनों परिमेय संख्या है, और इन दोनों का सम किया जाए तो कितना आएगा, जो रूट जोड़ने के लिए परिमेय संख्याओं को ये और ये सेम होना चाहिए। ठीक, अगर यहाँ 4 हो जाता और यहाँ √5 रहता तो नहीं जुड़ पाते, तो बाकी आगे वाली गिनती जुड़ जाएगी, ये सेम आ जाएगा। 3 2 कितना हो गया 5√5। तो देखो ना, दो परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होता है, ये सही बात है, ये भी बात सही लिखा है। अब ये लिखा है दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या होता है, यहाँ पे बात फंस गई। तो यहाँ पे क्या, दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय या परिमेय संख्या हो सकता है। देखिए मान लीजिए लिखा है 2 - 3√6,
ये पूरी एक संख्या है, ठीक, जो कि परिमेय संख्या है, ठीक। ये पूरी एक क्या है, संख्या है जो परिमेय संख्या है, ठीक। और इसमें हम लोग जोड़ दें प्लस में, (3√6). तो देखिए ये +3√6 और -3√6 कट गया, तो बचा कितना, खाली 2 बचा। तो देखिए दो परिमेय संख्याओं को जब जोड़ा गया, जो दो जब अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा गया तो ये अपरिमेय है, और यहाँ पर जब दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा गया तो एक परिमेय संख्या आ गया। जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत बात लिखी है, जो गलत बात लिखी है। इसका मतलब ये हमारा सही वाला आंसर है। आप लोग क्या लगा के आएंगे, सी लगा के आएंगे, ठीक। 96 हो गया, अब आइए 97 करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि 30 सवाल आते हैं इसको करने के लिए, लेकिन आप लोग संयम बरते रहें और देखते रहें किस तरह से, क्योंकि अगर आपने पेपर की तैयारी नहीं की हो, तैयारी खूब अच्छी रखे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लगाया है, तो आप लोग अधूरी तैयारी करके एग्जाम देने जा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगला देखिए सवाल जो है वो कक्षा 9 से है। ए नंबर कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है, तो संख्या क्या है? 20% से 60 अधिक है। तो सबसे पहले, अब इसमें से कोई आइडिया नहीं लग पा रहा है, 55, 45 या 65 या 75, ठीक? तो 55 का 20% ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे देखिए कोई संख्या x है, x का 20% कितना हो जाएगा? साफ-साफ लिख दिए, x का मतलब गुणा होता है 20%, 20/100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, मतलब कितना आ गया? x बन जाए x/5 हो गया, x/5। तो एक संख्या है x और उसका 20% कितना हो गया? x/5। तो ये जो संख्या है x अपने 20% से 60 ज़्यादा है, ये 60 ज़्यादा है। तो अगर x में से वो 20% वाली संख्या, जो ये एक संख्या है, इसमें से इसका 20% घटा दिया जाए, अगर 20% घटा दिया जाए, क्योंकि ये 60 ज़्यादा है ना, तो कितना आएगा? 60 आएगा। जैसे मान लीजिए ये एक संख्या है x, इसका 20% इतना है, तो क्या करें, ये जो संख्या है x वो अपने 20% से 60 अधिक है, 60 अधिक है, तो दोनों को घटाने पे जो अंतर आएगा, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 60 है। तो अब यहाँ से सिर्फ x का मान निकालना है, वही हमारा आंसर है। तो सिंपल, आप लोग यहाँ पे बटे में 1 है, बटे में 5 कर दीजिए, तो ऊपर भी 5 करना पड़ेगा। तो 5x माइनस x बटे में पूरा कितना आ गया? 5 बराबर 60। तो इधर कर लेते हैं जो जगह बची है। तो 4x, 5x में से एक x चला जाएगा, कितना बचेगा? 5x बराबर 6 पंचे, ये बटे में है, उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। यही नियम चलता है, 6 पंचे 30, 300 हो जाएगा, 300। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 300 बटा में 4, 4 एक नम 4, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, भैया 75 है, 75। डी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। 75 जो है वो अपने 20% से 60 अधिक है। आइए चेक कर लें क्या? टाइम हो तो अगर आप चेक कर लें, 75 जो है, 75 का 20% निकाल लें पहले, 20/100, 100। तो 20 एकन्नम 20, 20 पंचे 100, तो 5 एकन्नम 5, 5 पंजे 25, तो 75 ये एक संख्या है, और इसका 20% कितना आया है? 15 आया है। तो 15 आया है क्या? हाँ यार, एकदम अंतर सही है। 75 जो है उसका 20% से 60 अधिक है, ठीक ठीक, सही। 97 हो गया। अब आगे देखते हैं 98 नंबर वाला सवाल क्या कह रहा है। आप लोग को पता होगा 30 सवाल आते हैं, तो अगला सवाल देखते हैं क्या होता है। अभी हम लोग 98 पे पहुँचे हैं, और वीडियो की लेंथ हो गई है अच्छी खासी, लेकिन आप लोग संयम बनाए रखें, वीडियो से सीखेंगे, एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे, सीख रहे होंगे उम्मीद। अगर सीख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने जो भाई बंधु तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर दें, जिससे कि उनकी 10 दिन में मैथ में अच्छी पकड़ हो जाए और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं 98। द नेचुरल नंबर, एक संख्या के सर्वाधिक निकट 17 से पूरी तरह विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या 370 के निकट पूरी तरह विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या हम लोग को बताना है, ठीक। तो 370 के सर्वाधिक निकट, तो ये तो हो नहीं सकती, क्योंकि वो तो 370 ही है।
ये हो सकती है क्योंकि ये 370 के सर्वाधिक निकट है, और ये भी हो सकती है क्योंकि ये सर्वाधिक निकट है। सबसे पहले हम लोग भाग देख लेते हैं। सबसे पहले 30 70 शेष वेश कितना आता है, ठीक। 17 से भाग देते हैं, 17 एक नम 17, 17 दुना पढ़ेंगे वो 34 हो जाएगा। तो 3 और यहाँ पे कितना बचा, एक 13, और ये नंबर उतारेंगे 7, 17 का पहाड़ा पढ़े 17 सते 128, नहीं यार, 7 सते 49 के 9 असला 4 7 7 4 11, 7 4 119, और 17 8 8 सते 56 के 6 हासिल है 5 8 8 5 13, 17 8 136, 17 8 कितना हुआ है 136। हाँ ये थोड़ा सा 136, ये मेरा पेन जो है ये थोड़ा काम नहीं कर रहा है, बस अभी आ जाएगा रिटर्न, रुक गया है। तो आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी, 3 या 4 जो गए हैं, लेकिन देखिए बस 1 मिनट में, हाँ देखिए 17 8 136 आ गया, 136 एक, और ज़ीरो बचा, ये वाला ज़ीरो नोट कर लेते हैं। अब 17 का पहाड़ा तो कितनी बार पढ़ेंगे, 17 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, तो ये शेष कितना बच गया 10, इसका मतलब शेष 10 बच गया है, शेष 10 बच गया। अगर इसमें से 10 कम हो जाए, इसमें से 10 कम कर दिया जाए, 370 में से 10 कम कर दिया जाए, तो ये संख्या पूरी पूरी 17 से कट जाएगी। मतलब कि क्या, आठ आठ 5 13, 136, 136, एक बचा, लेकिन ऑप्शन इसमें सी दे रहा है, इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट बस चेक करता हूँ। अच्छा हाँ ये देखिए, जैसे कि इससे आइडिया लग गया एक चीज़, इस बात का आइडिया लग गया, सर्वाधिक निकट, सर्वाधिक निकट जो 360 है, ये 10 कम है, और ये तो हो नहीं सकता है ये, तो ये इसको भी चेक करना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि ये भी तो ज़्यादा निकट ये है, तो इसको एक बार 17 से काट के चेक कर लेते हैं। 17 एक नम 17, कितना बचा यहाँ पर, 13 बचा, 17 8 136, 136 एक बचा, और यहाँ 17, 17 ग्राम 17, हाँ। तो ये देखिए ये सिर्फ 7 कम है, 7 ज़्यादा है, और ये 10 कम है, तो 3070 के निकट ज़्यादा क्या हुई, 17 से विभाजित हो जाती है, लेकिन वो ज़्यादा निकट नहीं है। 3077 ये ज़्यादा निकट है, इसलिए ऑप्शन सी माना गया है, ठीक। आगे आइए अगला क्वेश्चन। क्रय मूल और विक्रय मूल का अनुपात 5:4 है, तो हानि का प्रतिशत क्या है, ठीक है। हानि प्रतिशत पूछा है, तो सबसे पहले हानि निकाल, सबसे पहले क्रय मूल कितना है। जब भी आपको अनुपात में कुछ दिया हो, तो उसको अनुपात को सीधे सीधे गिनती नहीं मान सकते, उसके साथ आप लोग एक्स लगा लीजिए। 5x क्रय मूल और विक्रय मूल 5x, और विक्रय मूल कितना मानिए 4x,
तो क्रय मूल्य कितना है 5x और विक्रय मूल्य कितना है 4x। तो हानि कितनी की हो गई, x की हानि हो गई, x की हानि हो गई। तो हानि परसेंट का, लाभ परसेंट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। हानि परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, कुल हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100, और लाभ परसेंट होता है तो लाभ परसेंट बराबर कुल लाभ बटा क्रय मूल्य बटा गुणे में 100। तो हानि हो गई x की, क्रय मूल्य कितना था 5x, 5x इंटू में कितना है 100, तो x से x कट गया, 5 दूनी 10, 500 कितना आ गया 20%। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है 20%। तो इस तरह से आप लोग जब क्रय और विक्रय मूल्य दिया हो और हाँ अनुपात में दिया हो, तब इस तरह से हम लोग को एक्स लगा के उसको नंबर बना लेते हैं अपना हिसाब से। ठीक, अगला सवाल करते हैं। 100 नंबर वाला करते हैं। ठीक, मतलब अभी 20 सवाल हमारे बाकी हैं, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। 10 सवाल हो चुके हैं। इफ द यदि किसी घन का विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो दो फॉर्मूले आपको सीखने होंगे। किसी घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 है, √3 है। तो घन का विकर्ण दिया 8√3, 8√3 बराबर √3a। तो ये √3 से √3 उड़ गया, कट गया, मतलब a बराबर कितना आ गया 8। मतलब घन की भुजा कितनी आ गई 8 मीटर या सेंटीमीटर तो कुछ दिया नहीं है, 8 सेंटीमीटर दिया, 8 सेंटीमीटर। और पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a²। वो ए क्या है, उसकी भुजा। तो 6 गुणे 8 स्क्वायर, तो कितना हो गया 8 8 64, 64 गुणे 6, 6 गुणे मतलब 64, तो कितना होगा 6 चौक 24 के 4, हासिल आया 2, 6 छंग 36, 37, 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है घन पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक, आप लोग दो फॉर्मूले इसमें भी सीखे। अब आगे देखिए, ये थोड़ा अच्छा सवाल है। एक वृत्त में 120 डिग्री के खंड का क्षेत्रफल 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त का व्यास कितना होगा। सबसे पहले वृत्त का व्यास क्या होता है ये आप लोग को जानना चाहिए। वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त का व्यास ये होता है कि वृत्त के बाउंड्री से एक लाइन शुरू करिए और सेंटर से होते हुए बाउंड्री तक चले जाइए। ये जो पूरी रेखा बनी इसको क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं, व्यास। अच्छा, इतने को, सिर्फ इतने को क्या कहते हैं, सिर्फ इतने को यहाँ से लेके यहाँ तक, सिर्फ इतने को कहते हैं त्रिज्या। तो ये भी त्रिज्या हुई, और यहाँ सेंटर से लेके बाउंड्री तक ये भी त्रिज्या हुई। तो व्यास को डी कहते हैं, डी डायमीटर। डायमीटर बराबर एक पूरे डायमीटर में कितनी त्रिज्या है, दो त्रिज्या है, डी बराबर 2r हो गया। इसका मतलब अगर हमको त्रिज्या पता चल जाए उसका 2 गुना कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, व्यास, जो इस सवाल में पूछा है। ठीक। तो देखिए सवाल एक बढ़िया लेवल का है, तो हम लोग देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये पूरा एक्सप्लेनेशन बेसिक के लिए हो रहा है, कक्षा 1 से लेके 5 तक के लिए। मास्टर साहब जो एग्ज़ाम देंगे 3 तारीख और 4 तारीख को, तो देखिए आप लोग आइडिया लीजिए किस तरह सॉल्व करते हैं। तो 120 डिग्री का हमको पता है। अच्छा, ये पूरा गोला जब घूम जाता है तो कितना होता है 360 डिग्री, मतलब 120 ये हुआ, एक खंड का एरिया पता है, ये भी 120 होगा और ये भी 120 होगा, तभी तो टोटल मिला के कितना होगा 360 होगा 120 डिग्री। तो पूरा कितना होगा 360, मतलब एक वृत्त बन गया। और ये जो दिया है ये वृत्त का 1/3, एक तिहाई पार्ट है ना, पूरे वृत्त का तीसरा पार्ट है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग को पता है πr² होता है। ठीक। 120 डिग्री के खंड का क्षेत्रफल एक तिहाई पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का एक तिहाई है ना 120 डिग्री। तो 120 डिग्री खंड का क्षेत्रफल ऊपर देखते हैं सवाल में कितना दिया है, 66/7 दिया है। तो 100 इतने का क्षेत्रफल दिया है 66/7, और ये एक वृत्त का एक तिहाई पार्ट है, तो एक तिहाई लगा दिया 1/3। और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग पीछे भी देख सकते हैं, देखिए इसी पेपर में इस्तेमाल हो गया πr², πr²। हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं, आर पता चल जाएगा तो उसको 2 गुना कर देंगे, डी निकल जाएगा। अब यहाँ से हमको आर निकालना है, और हम लोग को पता होता है पाई का मान होता है 22/7, 22/7 होना चाहिए मान। तो बराबर में 1/3 पाई का मान रख देते हैं 22/7 गुणे में r²। तो r² के साथ जो जो गुणे में है वो इक्वल टू के इधर आएगा, तो नीचे जो जो बटे में है r² के साथ वो उधर आएगा। तो 66
गुणे 3 गुणे 7। ये 3 गुणे 7 ऊपर क्यों आ गया? क्योंकि बटे में है, इक्वल टू के बराबर के इधर बटे में है, उधर गए तो ऊपर चले गए। और इधर आर स्क्वायर के साथ देखिए नीचे 1 लगा, ये सब गुणे में है तो इक्वल टू के इधर आएंगे तो बटे में, 66 तो 22, खाली 22 आ पाया, एक को क्या भेजे बेचारे को, आर स्क्वायर। तो 7 से 7 कट गया, 22 के नम 22, 22 थे 66, 3 गुणे 3, 3 त्रिक का कितना होता है? 9 होता है, 3 त्रिक का 9। तो यहाँ से आर, जब इधर से स्क्वायर हटता है तो उधर क्या आता है? अंडर रूट आता है। अंडर रूट 9 का मान कितना होता है? 3 होता है। तो आर बराबर कितना आ गया? 3। तो डी बराबर, व्यास बराबर कितना आ जाएगा? 3 गुणे 2, मतलब 2 गुना कर दीजिए 6। तो व्यास का मान कितना आ जाएगा? 6। ऑप्शन जो है वो डी सही है, 6। ये देखिए आप लोग, उम्मीद है कि समझ में आ रहा हो। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, इसके बदले में आपसे कुछ नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ एक लाइक मांगा जा रहा है। और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, अच्छी लगे और आपकी हेल्प हो रही है तो। हाँ, लेकिन पेपर की तैयारी प्रीवियस ईयर आने वाले दिनों में, और बाकी जितने भी 8-9 साल हुआ है, खाली 9 साल से यूपी टेट हो रहा है, और 9 साल के अगले 9 दिन बचे हैं। 9 दिनों में 9 पेपर का एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा और आपको आइडिया लगेगा, शायद इसी पेपर से ही पेपर आ जाए, क्योंकि आप देखिएगा जब अगला पेपर सॉल्व करेंगे तो इसी पेपर की हेल्प से हो जाएगा। तो आप लोग की तैयारी भले ही ना रह पाई हो मैथ की, लेकिन पेपर अगर आप लोग सॉल्व करके जाते हैं तो बढ़िया कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप लोग को। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर, कोई भी एग्जाम हो, प्रीवियस ईयर पेपर आपकी कितनी अच्छी तैयारी हो, प्रीवियस ईयर पेपर लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगला सवाल जो है, डायगोनल। यदि किसी वर्ग के विकर्ण, विकर्ण अभी बताया था आप लोग को, कोने से कोने वाली से मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। को 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितने, तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? मान लीजिए इसकी भुजा √2a कब आती है? अभी बताया था पिछले उससे, पाइथागोरस से आता है √2a। तो इसका विकर्ण कितना है? √2a। और तो इसकी भुजा कितनी है? तो छोटे वाले जो वर्ग है उसकी, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? भुजा गुणे भुजा, मतलब a गुणे a, मतलब a स्क्वायर। ये आपको पता होगा, और अभी हम लोग ने निकाला भी था पीछे, a स्क्वायर। ठीक। अब क्या किया गया है? इसके विकर्ण को 2 गुना कर दिया गया है। अब जरूरी थोड़ी है कि ये a और a हो, ठीक। अब ज़रूरी नहीं है कि इसकी भुजा भी 2 गुना हो जाए। तो सबसे पहले हमको अगर x मिल जाए, यहाँ पर x मिल जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। इसका a स्क्वायर है, तो पाइथागोरस एक नियम होता है, पाइथागोरस। पाइथागोरस में ये एक त्रिभुज बन जाता है, ये एक त्रिभुज बन गया। हम लोग क्या कर रहे हैं? x का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो उससे हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और देखेंगे कितने गुना हो गया, एक एक टर्म्स में निकालेंगे। तो इसको कहते हैं कर्ण, इसको कहते हैं लंब, और इसको कहते हैं आधार। तो एक फॉर्मूला पाइथागोरस ने बताया था कि लंब का स्क्वायर, लंब क्या है? लंब की लंबाई कितनी है? x। ये है लंब। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है? ये भी x है। स्क्वायर किसके बराबर होता है? कर्ण। जब त्रिभुज लेंगे तो इसको कर्ण कहेंगे, और जब चतुर्भुज लेंगे, मतलब वर्ग लेंगे, तो इसको विकर्ण कहेंगे। कर्ण का स्क्वायर, तो 2√2a का होल स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे, 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहाँ पर ये स्क्वायर इस 2 पे भी लगा है, इस √2 पे भी लगा है, a पे भी लगा है। तो 2 पे अगर स्क्वायर लगा है तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। और √2 का स्क्वायर अभी पिछले बताया था, √2 का जब स्क्वायर करते हैं तो अंदर वाली गिनती ही बचती है, और a का स्क्वायर ये आ गया। हम लोग निकाल क्या रहे हैं? एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं, क्योंकि देखिए इसकी भुजा है x, इसकी भुजा भी है x। तो वृत्त का जो, माफ करिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, जो बड़े वाला जो वर्ग बना उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर देख रहे हैं a स्क्वायर से कितना गुना हो जाएगा, ठीक। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से 2 नीचे भेजेंगे तो 4 गुणे 2 a स्क्वायर बटे में 2, 2 से 2 कट जाएगा। साफ साफ दिख रहा है, नया वाला जो क्षेत्रफल है वो लिखा है 4a स्क्वायर। और ए स्क्वायर कितना था? पुराने वाले का क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? 4a स्क्वायर। तो इसका मतलब पुराने वाले का कितना गुना हो गया? 4 गुना हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, 4 गुना हो जाएगा। ठीक, समझ में आया होगा आप लोग को मास्टर साहब। तो अगला सवाल देखिए क्या है। विनय एक घड़ी 75 रुपये में बेचता है, ठीक। विनय क्या है? विनय कोई लड़का होगा, उसने अपनी घड़ी कितने में? 75 रुपये में बेच दिया, ठीक।
जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। तो घड़ी की लागत मूल्य क्या है? मतलब ₹75 में बेचा है और उसको बराबर प्रतिशत लाभ हुआ है, लाभ, लाभ। और लाभ उतने ही परसेंट का हुआ है जितनी उसकी लागत थी, ठीक? लागत। लिखा है ना, घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। तो जितनी घड़ी की लागत थी उतने ही परसेंट उसको फ़ायदा होता है। अच्छा, 75 में बेचा है, 75 में बेचा है और उसको फ़ायदा हुआ है। इसका मतलब लागत मूल 150 हो सकती है। कोई चीज़ 150 की है, उसको 75 में बेच दो, तो क्या 150 की तुमने लगा के खरीदी है और 75 में बेच दो, क्या लाभ होगा? नहीं, ये तो हानि होगी, तो ये ऑप्शन तो एकदम सरासर गलत। 175 ये भी सरासर गलत है, क्योंकि लागत मूल्य ज़्यादा है और बेचा उसने 75 में है, तो इससे तो हानि होगी और सवाल में साफ-साफ लिखा है लाभ होता है। लाभ होता है, तो हाँ, ये दोनों ऑप्शन हम लोग देखेंगे कि शायद सही हो। क्योंकि ₹60 की अगर लागत है, 75 में बेचा है, तो शायद कुछ चांस हो सकता है और ₹50 की चीज़ है, 75 में बेचा है, तो देखते हैं। तो मान लीजिए ऑप्शन डी चेक कर रहे हैं हम लोग, ऑप्शन डी चेक कर रहे हैं, ठीक? तो अगर मान लीजिए 75 का बेचा है और 50 की थी, तो कितने रुपए का फ़ायदा हुआ? ₹25 का फ़ायदा हुआ। तो लाभ परसेंट का फ़ॉर्मूला क्या होता है? कुल लाभ, लाभ तो ज़्यादा वाले में से कम वाला घटा देंगे, लाभ हो गया और बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब लागत 50 गुणे में कितना? गुणे में 100। तो देखते हैं 25 के नम 25, 25 दूना 50, 2 50 ये बहुत बढ़िया 50% आ गया, 50% आ गया। मतलब 50% का फ़ायदा भी हुआ और ₹50 की चीज़ थी, इसलिए ऑप्शन डी सही है। देखिए, ये आप लोग को समझ में आ गया हो, लाभ परसेंट का फ़ॉर्मूला लगाया है, कुल लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे में 100। ये अंदाज़ा मारा था, ये दोनों तो रिजेक्ट हो गए थे। 60 में से 50 में से अंदाज़ा मारा था, तो 50 वाला सही निकल गया। आप खुद ही सोचिए, कोई चीज़ 50 की है और उसको आपने 75 में बेच दिया, तो इसका मतलब ₹25 मुनाफ़ा लिया, तो आपको कितने परसेंट का फ़ायदा हुआ? 50% का फ़ायदा हुआ। तो इसलिए ये ऑप्शन जो है, ऑप्शन सही है। तो ये तो हम लोग ने यही कर दिया। ऑप्शन नंबर डी, इतना लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग देखिए एलिमिनेशन से करिए, समझिए? कितना बढ़िया देखिए तुरंत आंसर आ गया, ठीक? यदि 2 वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से कम हो, तो वो दोनों वृत्त कह रहे हैं यदि 2 वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, जैसे ये 2 वृत्त हैं, ये 2 वृत्त हैं, ठीक? केंद्रों के बीच की दूरी मतलब एक इसका केंद्र यहाँ है, इसका केंद्र यहाँ है। केंद्रों के बीच की दूरी, हाँ, केंद्रों के बीच की दूरी मतलब ये त्रिज्या मान लीजिए 5 है और ये मान लीजिए 4 है। तो त्रिज्याओं वृत्तों के केंद्र लेकिन बीच की दूरी ये भी तो डिस्टेंस नापा जाएगा, 5, 4, 9 और मान लीजिए ये 2 मीटर है मान लीजिए। तो कितना हो गया? 11 हो गया। 5 ये 4, 9 मतलब केंद्रों के बीच की दूरी नाप रहे हैं। 5 इतना हो गया, 4 इतना हो गया, 9 और ये मान लीजिए 2 है। 5, 4, 9 तो 11, ठीक? 2 वृत्तों के केंद्र की बीच की दूरी जो केंद्रों के बीच की उनकी त्रिज्याओं के योग से कम हो, त्रिज्या का योग कितना है? 5, 4, 9 है। ये तो उल्टी बात हो गई। ये कब सही होगा? एक वृत्त यहाँ पे बनाइए, इसका केंद्र और एक वृत्त यहाँ पे बना दीजिए, इसका केंद्र। अब देखिए इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक नापी जाएगी और इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक नापी जाएगी और इन दोनों के केंद्र की बीच की दूरी मान लीजिए 5 था, ये 4 था, 5, 4, 9 है। लेकिन केंद्र देखिए पास-पास है ना, केंद्र पास हो गए। तो परिच्छेद मतलब क्या होता है? काटते हैं, ठीक? इंटरसेक्ट परिच्छेद मतलब क्या होता है? काटेंगे। अगर दूर-दूर परिच्छेद स्पर्श नहीं करेंगे, स्पर्श तो दूर-दूर होंगे, तब तो केंद्रों के बीच की दूरी ज़्यादा हो जाएगी, ये वाला केस। अभी थर्ड केस जो है हो रहा है, थर्ड केस इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों वृत्त एक-दूसरे को काटेंगे। तो ये वाला आप लोग चित्र बना के भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा कमेंट कर सकते हैं, फिर से हम लोग देख लेंगे। अच्छा चलिए अगला जो सवाल है वो मिसिंग नंबर इन द पैटर्न है। मिसिंग नंबर इन द पैटर्न। तो जैसे हमारे सामने पैटर्न है 1, 5, 2, 10 फिर यहाँ पे गैप है, फिर यहाँ पे है 15, फिर है 4, फिर है 20।
तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा ये देखना है। तो देखिए 5, अच्छा ये देखिए एक पैटर्न दिख रहा है आपको, 5 एक नम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 चौक 20 दिख रहा है? और यहाँ देखिए 1, 2 यहाँ पे होना चाहिए 3, यहाँ पे होना चाहिए 4, तो इसका मतलब 3 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर जो है डी वो सही है, ठीक? तो आसान है पेपर, इस तरह से कर सकते हैं आप लोग। देखिए अच्छे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सब आसानी है। ये वाला सवाल 106 सवाल, 106 सवाल जो है वो बहुत ही ट्रिकी सवाल है और हम लोग देखते हैं इसको, अभी लास्ट में देखते हैं 106 सवाल। 1-2 तो छोड़ना भी होता है ना मास्टर साहब, ज़रूरी थोड़ी सारा करें। ठीक 106, 107 पे चलते हैं, ठीक? इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इंक्रीज बाई 10%, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि? कुछ सवाल दिए जाते हैं एग्जाम में जो आपके टाइम को खाएं, जो आपके टाइम को वेस्ट करें। तो अगर आपको कोई सवाल देख के ऐसा लग रहा है कि ये सवाल एकदम नहीं हो पाएगा तो उसको आप स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। जो सवाल आप लोग को लग रहा है कि हाँ ये हैंडल हो सकता है, इसमें हम नंबर पा सकते हैं, उन सवालों को पहले करना होता है, ठीक? तो ये भी एक ट्रिक है और छोड़ना कोई गलत बात नहीं है। कठिन सवालों को जो आपको लग रहा है कि इसमें ये मेरा टाइम खा जाएगा, उस सवाल को छोड़ना एकदम ईमानदारी और एकदम चतुराई की बात है। एक कॉम्पिटिशन वाले पेपर को देने में आपको ये भी आना चाहिए कि किन-किन सवालों को छोड़ना है। कौन हमारा टाइम ज़्यादा खा जाएगा, उसी समय में हम ज़्यादा सवाल कर सकते हैं और ज़्यादा अंक पा सकते हैं। तो यदि किसी वर्ग की भुजा में 10 मान लीजिए माना वर्ग की भुजा थी ए, ये ऊपर लिखा है 10% की वृद्धि, तो मान लीजिए भुजा थी ए का 10% निकाल लेते हैं, ए गुणे 10/100 तो कितना हो गया? ए तो पहले से थी, इसमें 10% की वृद्धि कर दी जाए तो ए बटा 10, 10% की वृद्धि है तो 10 यहाँ पे बटे में 1 है, तो 10 ए प्लस 1 ए 11/11 ए बटा 10, ये जो है नई वाली भुजा आ गई। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल में वृद्धि का परसेंट निकालना है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुई? तो देखिए 10% की जब इसको वृद्धि कर दी जाएगी तो ज़ाहिर-सी बात है इसका एरिया जो वृद्धि करने के बाद जो एरिया आएगा वो ज़्यादा आएगा। तो शुरुआत में जो एरिया रहेगा वो कम आएगा। तो इसका भी एरिया क्या आएगा? ए भुजा है, तो ये वर्ग लग नहीं रहा है वैसे। इसका एरिया आएगा ए स्क्वायर और वृद्धि करने पर एरिया कितना आएगा? 121 क्योंकि 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 ए स्क्वायर बटे में 10 का भी तो करेंगे 10 दहम 100 तो नए वाला जो वृद्धि करने पे ये एरिया आया। अब देख लें वृद्धि कितने की हुई तो 121 ए स्क्वायर बटे में 100 और माइनस ए स्क्वायर तो 121 ए स्क्वायर माइनस 100 ए स्क्वायर कितना हो गया 21 ए स्क्वायर बटे में 100। तो क्षेत्रफल में वृद्धि मतलब कुल वृद्धि पहले लिखना होता है 21 ए स्क्वायर बटे में 100, ये कुल वृद्धि बटे में ओरिजिनल वाला क्या? ओरिजिनल वाला क्षेत्रफल ए स्क्वायर गुणे में 100। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं साफ-साफ। तो 21 ए स्क्वायर बटे में 100 और इसको पलट देंगे 1/a स्क्वायर गुणे में 100 तो 100 से 100 कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, कितना आ गया 21% आ गया। देखिए साफ-साफ आया कितना ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग ये फ़ॉर्मूला किसी भी चीज़ में वृद्धि सबसे पहले स्टार्टिंग में कितना था वो देखिए, अब वृद्धि करने के बाद कितना हो गया वो देखिए और दोनों का अंतर निकाल लीजिए। तो कुल वृद्धि लिखना है ऊपर और बटे में लिखना है ओरिजिनल वाला जो पहले था वृद्धि करने से पहले क्षेत्रफल था, वो गुणे में 100 कर दीजिए, आप लोग सॉल्व कर लीजिए। किसी भी चीज़ में परसेंट वृद्धि ज्ञात करने का ये नियम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, मोहन की 5 वर्ष पूर्व उम्र तथा 9 वर्ष बाद उम्र का गुणनफल 15 है, तब मोहन की वर्तमान आयु क्या है? तो देख लेते हैं ना ऑप्शन से देख लेते हैं। मोहन की 5 वर्ष पूर्व उम्र, तो ये तो अच्छा उनका 9 वर्ष बाद तो 5 वर्ष पूर्व अगर अभी मान लीजिए 4 साल का है, तो 5 वर्ष पूर्व तो पैदा ही नहीं हुआ था, तो ये ऑप्शन काटिए खटाक से। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए अभी एज 5 है, तो 5 साल पहले वो कितने 0 साल का रहा पैदा ही हुआ होगा और 9 वर्ष बाद मतलब 9 5 14 तो दोनों गुणा करेंगे तो 0 आएगा, ये भी ऑप्शन काटिए।
मान लीजिए अभी 7 साल का है, तो 5 वर्ष पूर्व वो कितने साल का रहा होगा? 2 साल का रहा होगा, ठीक? और 9 वर्ष बाद उम्र, तो अभी 7 साल का है, 9 वर्ष बाद 9 7 16, 16 साल का हो जाएगा 9 साल बाद, तो 7 + 9 कितना साल का हो जाएगा? 16। तो क्या इन दोनों का गुणनफल 15 है? नहीं, 15 तो नहीं है, ठीक? अब ये वाला देखते हैं। अभी मान लीजिए 6 साल का है, 6 साल का है तो 5 वर्ष पूर्व उसकी उम्र कितनी रही होगी? 5 साल पहले 1 साल का रहा होगा बेचारा, 1 साल का। और अभी 6 साल का है, 9 वर्ष बाद कितने साल का हो गया? 9 6 15 साल का हो जाएगा। 9 + 6 कितने साल का हो जाएगा? 15। तो देखिए, और इन दोनों उम्र को गुणा करिए तो कितना हो गया? 15। देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। कोई आपको ट्रिक वो नहीं लगाने की ज़रूरत है, माना ये, ठीक? इस तरह से भी इस सवाल को किए जा सकते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन जो है वो डी सही है। ये देखिए, 5 साल पहले वो 1 साल का था, तो 1 आ गया, और 9 वर्ष बाद उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? अभी 6 साल का है तो 9 वर्ष बाद 15 साल का हो जाएगा। तो उम्र का गुणनफल कितना है? 15। 5 साल पहले वाली और 9 साल बाद वाली 15। ये जो कंडीशन है डी वाला, ये सैटिस्फाई कर रहा है, ठीक? हुँ। तो आइए अब इधर से भी देखते हैं, ये कौन-सा छूट गया? अच्छा, ये वाला एक छूटा है। ठीक, 110 नंबर पे चलते हैं। ये क्या लिखा है? सम ऑफ द नंबर योग तब x का महत्तम संभव मान है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। आइए अब 120 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, आखिरी सवाल है 120, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बीच-बीच में कठिन क्वेश्चन डाले गए हैं, घुमाने के लिए। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए अगर आप लोग को समझ में आ रहा होगा कमेंट कर दीजिएगा फुल। कमेंट में लिख दीजिएगा फुल, और पूरी वीडियो का एक्सप्लेनेशन दे दिया जाएगा, ठीक है? अभी कुछ सवाल जो इधर हो रहे हैं, वो हम लोग करके देखते हैं। देखिए, ये सवाल रिपीट हो रहा है, ऐसा लग रहा है सवाल रिपीट हो रहा है। इफ 30% ऑफ ए नंबर इज़ 63, यदि किसी संख्या को 30% उस संख्या के 3/4 से 63 कम है, तो सबसे पहले कोई संख्या मान लें x, उस संख्या का 30% कितना हो जाएगा? मतलब x का मतलब मल्टीप्लाई 30%, 30/100, तो एक ज़ीरो कट गया। 3x बटा कितना आ गया? 3x बटा में 10। तो एक ये संख्या है, उसका 30%, और उस संख्या का 3/4, 3/4 मतलब 3/4 x, x का 3/4, x का x गुणे 3/4, 3/4 से 63 कम है। तो एक संख्या है x, तो उसका जो 30% है मतलब 3x/10, ये जो है ये कम है, 63 कम है, ठीक? 63 कम है। किससे? 3/4, 3/4 x, मतलब ये जो 3x बटा 30% है, x का जो 30% है, वो 63 कम है। इसका मतलब ये 63 क्या है? ज़्यादा है। तो इसमें से अगर 63 घटा दिया जाए, क्योंकि ये 3/4x 63 ज़्यादा है, तभी तो तराजू बराबर होगा, बराबर। जितना इधर रखा जाएगा, उतना इधर रखा जाएगा, तभी तो तराजू बराबर होगा। तो अब क्या करेंगे, इसमें से मान लो 63 ज़्यादा है, ये 63 कम है, तो ये 63 ज़्यादा है, तो इसमें से 63 निकाल दीजिए, वो तो बराबर हो गया तराजू। तो अब देखिए, अब हमको x का मान खाली याद करना है, तो वो संख्या है। अच्छा, ऑप्शन से भी जा सकते हैं, लेकिन चलिए अब जब लिख लिया है तो कर ही देते हैं। 3x/10, और ये इसको इधर बुला लो, -3x/4, बराबर में कितना है? -63। तो 4 तिएँ, अब इसको कैसे गुणा कर लेते हैं, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, इन दोनों को आपस में गुणा। अभी पीछे भी 2-3 जगह किया है। तो 4 तिएँ 12x, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आप लोग को। हाँ, 4 तिएँ 12x माइनस 10 तिएँ 30x, बटे में क्या आया? 10 चौक 40, बराबर में कितना आया? -63, ठीक? तो 12 में से 30 गया, 12 में से 30 गया तो माइनस का बचेगा, -18, 18x बराबर 63 बटे में गुणे 40। तो माइनस से तो माइनस कट गया, x निकालना है, x बराबर 63 गुणे 40 बटे में 18,
9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63, 63 और 2 एक नम 2, 2 दूना 4, 0, 20 सत्ते 100, 7 दूनी 14, 140। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आ रहा है सही, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आ रहा है। ठीक, आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो अब देखिए, अच्छा हम लोग 120वां कर रहे थे, 119वां सवाल क्या है? व्हाट इज द 10 दर्जन की, ये सवाल जो है गलत लिखा है, हिंदी वाला सवाल जो लिखा है वो सही लिखा है। रुपया 10 दर्जन की दर से केले खरीद का 12 रुपये के 10 केले की दर से बेचने का लाभ प्रतिशत कितना होगा? ठीक, तो आप लोग इन सब क्वेश्चन को जितना एक्सप्लेन किया गया वो करिए, और बाकी सारे जो क्वेश्चन हैं अगर आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो आप लोग देखिएगा, कमेंट करिएगा तो बता दिया जाएगा। अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा तो फिर टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आप लोग को इंटरेस्ट आ रहा होगा तो बहुत ही जल्द अपलोड कर दी जाएगी, खाली कमेंट में फुल वीडियो लिख दीजिएगा बस। बहुत जल्द वो सारे पेपर, जितने भी 9 साल के पेपर बचे हैं वो सब एक्सप्लेन सब अपलोड कर देंगे, इसी तरह से एक्सप्लेन कर करके। अभी ये पहली दूसरी वीडियो है तो थोड़ा देखना भी पड़ रहा है कि लेंदी है, तो मास्टर साहब लोग को पसंद आए कि नहीं। अगर पसंद आ रही है तो पूरी फुल वीडियो अपलोड कर देगा, और 10 दिन में ऐसी तैयारी हो जाएगी कि जो आपकी 6 महीने में नहीं हुई होगी। तो धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग बढ़िया से परीक्षा दीजिए, पास करिए।